आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज बिहार असेंबली इंतखाबात पर करेंगे मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कल सियासी जमातों के साथ इंतखाबी तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी आज से हर जिले में सुझाव यात्रा का करेगी एहतमाम। वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र दौरे का आगाज करेंगे। साईं बाबा के दर्शन से विखे पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का है इम्कान। वहीं बहराए अरब में शुरू होने वाले तूफान शक्ति ने पकड़ी रफ्तार। नई दिल्ली में आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबले जारी। भारत के पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहिरा करते हुए जीते 3 तमगे। आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप में आज भारत का होगा मुकाबला पाकिस्तान से। टीम इंडिया के हौसले बुलंद, जीत के लिए पुरअज़्म। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। जहां सियासी पार्टियां आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन भी तैयारियों में मसरूफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और एसएस संधू इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना के 2 रोजा दौरे पर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज दोपहर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो नोडल अफसरों समेत बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रियासती पुलिस नोडल ऑफिसर और मरकजी नीम फौजी दस्तों के नुमाइंदों के साथ इंतखाबी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल करेंगे। आखिरी सेशन में चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बिहार के सीनियर आला हुक्काम के साथ एक जामे मीटिंग में खत्मी कोऑर्डिनेशन रोड मैप का तयन किया जाएगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की टीम ने गुज़िश्ता रोज सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सदारत में कमीशन के सीनियर अहदेदारों ने तमाम 12 तस्लीम शुदा सियासी जमातों और बिहार के इंतजामी अहदेदारों से मुलाकात की। बिहार की बड़ी सियासी जमातों ने दरख्वास्त की कि असेंबली इंतखाबात छठ के त्यौहार के बाद कराए जाएं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इंतखाबात कम से कम मराहिल में कराए जाएं। बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तमाम सियासी जमातों में तेज हो गई हैं। बीजेपी आज अपने मंशूर की तैयारी शुरू कर देगी। इस मकसद के लिए बीजेपी की मंशूर कमेटी सुझाव यात्रा का आगाज करेगी। बीजेपी आज से 20 अक्टूबर तक रियासत के हर जिले में सुझाव यात्रा का एहतमाम करेगी। बीजेपी की घर घर अवामी राब्ता मुहिम किसानों, तलबा, खवातीन और दीगर लोगों से उनके मसाइल को समझने के लिए राय इकट्ठी करेगी। पार्टी ने इस वसी रसाई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के अहद के मुताबिक बयान किया, जिसका मकसद रियासत के 140 मिलियन लोगों से राब्ता कायम करना है। सुझाव यात्रा आज शाम नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा रियासती सदर दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में शुरू की जाएगी। बीजेपी की इंतखाबी कमेटी की आज मुसलसल दूसरे दिन मीटिंग होगी। शाम 6 बजे होने वाली मीटिंग में नशिस्तों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कल पटना में 3 घंटे तक जारी रही मीटिंग में बिहार असेंबली के आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और उम्मीदवारों के इंतखाब के हवाले से बातचीत हुई। मीटिंग की सदारत बिहार के इंचार्ज और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने की, जबकि शरीक इंचार्ज और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मीटिंग में दोनों नायब वज़ीर आला, मरकजी वज़ीरा गिरिराज सिंह, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नंद किशोर यादव के अलावा इंतखाबी कमेटी के तमाम 18 अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में मौजूदा अराकीन असेंबली की कारकर्दगी, मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त, तंजीमी सफबंदी और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि टिकटों की तकसीम में खवातीन और नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। हर असेंबली नशिस्त के लिए मुतादिद नाम तजवीज़ किए गए। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम मरकजी इंतखाबी कमेटी को दिए जाएंगे। मरकजी टीम पहली फहरिस्त 10 अक्टूबर से पहले जारी करेगी।
और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पटना के दौरे पर हैं। इस दौरान मरकजी वजीर ज़राअत ने मखाना फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और रबी वर्कशॉप और ज़रूरी मुशावरती मुज़ाकरात प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, इख्तरात और ज़रूरी स्कीमों के साथ साथ बिहार के किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत बिहार में किसानों को बेहतर बीज, नई टेक्नोलॉजी और मखाना प्रोसेसिंग पर मदद कर रही है ताकि मखाना की पैदावार को फ़रोग़ दिया जा सके। और बिहार में वंदे भारत ट्रेन ने कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। इनमें ट्रेन में मुसाफिरों की बड़ी तादाद उमड़ पड़ी है। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन में सफ़र के बारे में जानने की कोशिश की डीडी न्यूज़ की टीम ने। हमारे सीनियर नुमाइंदे राजेश राज ने मुसाफिरों के साथ भी खास बातचीत की। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा था, उस वक्त बिहार वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन से अछूता था और सवाल उठते थे कि आखिर ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिहार में कैसे चलेगी, क्या विधि व्यवस्था के मामले में बिहार में इन ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन आज इन तमाम आशंकाओं को गलत साबित करते हुए 14 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार में किया जा रहा है। और अभी जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं ये पटना न्यू जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल तक जाने वाली ट्रेन है। और इस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुसाफिर आराम से बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और हम उन मुसाफिरों से ये जानेंगे कि आखिर ये ट्रेन कितना लग्जरियस है और इस ट्रेन की सुविधाओं से कितना लोग लाभ उठा पा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ऑल इंडिया में ऐसे ही हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसी ट्रेन ऑल इंडिया में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए ट्रैफिक में जाने में। इससे रेलवे का एक अपना रिपुटेशन भी बना है इस ट्रेन से। वंदे भारत में मज़ा तो आ रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग है। देखिए टाइम बहुत बच जाता है अगर हम सफ़र करना चाहें ट्रेन पे और मज़ा फ्लाइट वाला आ रहा है। बस अब हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम इसको मेंटेन करें। पुराने ट्रेनों से तो काफ़ी बेहतर है, ये तो मानते हैं। क्लीनलीनेस वाइज भी और जो जर्क्स वगैरह होते थे वो सब ट्रेन्स में वो काफ़ी तक रिड्यूस हो गया है। तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं लखनऊ से ट्रैवल कर रहा हूँ और वंदे भारत की वजह से गोइंग टू भागलपुर हैज़ बिकम सो इजी एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेन। और मतलब 3-3.5 घंटे में आप पटना से नौगछिया पहुंच रहे हैं। सो एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेन। पहले मुझे ट्रैवल करने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पटना तक तो फ्लाइट है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मैं इससे जुड़ जाऊँ। अभी तक का तो ये सबसे बेहतरीन ट्रेन का जर्नी है। जैसे फील कर रहे हैं कि जिस फ्लाइट में जो सारी सुविधाएं दी जाती थी ऑलमोस्ट उस तरह की सुविधाएं हैं। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन में अब डीडी न्यूज़ की टीम अपना सफ़र पूरा करने वाली है। इस दौरान मुसाफिरों से बातचीत करते हुए हमें ये पता चला कि यह ट्रेन अत्यंत लग्जरियस ट्रेन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और मुसाफिर सुहाने सफ़र का आनंद भी उठा रहे हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस से। और बिहार में कमीशन बराए पसमानदा तबके के चेयरमैन और साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हंसराज अहीर की क़यादत में पसमानदा तबके की कमीशन की टीम ने मीटिंग की। डीडी न्यूज़ के साथ एक ख़ास इंटरव्यू में हंसराज अहीर ने कहा कि बिहार हुकूमत की दरख्वास्त पर कुछ ज़ातों को मुनासिब जांच के बाद मरकज़ी फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। हमारे सीनियर नुमाइंदे राजेश राज ने पटना स्टेट गेस्ट हाउस में NCBC के चेयरमैन हंसराज अहीर से ख़ास बातचीत की। बिहार सरकार ने केंद्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक पत्र लिखकर अनेक पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। और इस बात को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, वो अपनी टीम लेकर बिहार में अभी मौजूद हैं इस बात का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए कि वास्तविक हालात क्या हैं। हमारे साथ हंसराज अहीर अभी एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अहीर साहब, आप आए हैं बिहार और बिहार सरकार ने जो आपको पत्र लिखा है सूची में शामिल करने के लिए, उसमें कौन कौन सी जातियां हैं और क्या आपको लगा यहाँ आने के बाद?
देखिए, हमारे कमीशन का जो काम चलता है कि राज्य सरकार की जो जातियां जोड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जिसमें कि मंडल कमीशन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आ चुके हैं और उस जजमेंट के अनुरूप जो भी जातियों को जोड़ते समझे उसके पैरामीटर्स है, कुछ उसके गाइडलाइंस है, उसका पालन हुआ है नहीं हुआ है हम चेक करते हैं और उसी के लिए हम यहाँ आए थे। ये सारे रिपोर्ट के आधार पे भी हम अपनी सेंट्रल सूची में इसको जोड़ने का एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो हम ऐसा ना हो कि कोई मूल ओबीसी है उनको अधिकार से वंचित कोई ना रहे और कोई ओबीसी की सूची में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो पैरामीटर्स पूरे नहीं करते हैं, जो हमारे गाइडलाइन में नहीं आता है, उसको हम रोकने का भी हमें अधिकार है। तो सारे पेपर देखे जाते हैं। तो आज उन्होंने कुछ जानकारी दी है, कुछ पेपर्स दिए हैं, तो उसके आधार पर हम इन जातियों को जोड़ने के लिए हम अगली प्रक्रिया करेंगे। समाज का जो वीकर सेक्शन है उसमें बहुत सारी जातियां हैं ऐसी जिनको कि आप शामिल कर सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि तो राज्य सरकार ने अगर हमें सही रिपोर्ट भेज दिया उसका आज का स्टेटस क्या है, उस आधार पे उनकी शिक्षा में क्या स्थिति है, सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है, उच्च वर्ग उच्च अधिकारी पद पर कितने लोग जाति के शामिल है, चयन हुआ है, ये सारा डाटा बनता है। वो डेटा तो राज्य सरकार के पास में होता है और ठीक होगा कि राज्य में है तो सेंट्रल में क्यों ना होना चाहिए। यही तो सरकार की मंशा है, राज्य सरकार की तो वही केंद्र सरकार की भी होगी। आयोग उसी के लिए बना हुआ है। शुक्रिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो जातियां समाज में कमज़ोर जातियां हैं, अगर राज्य सरकार उन्हें आरक्षण दे रही हैं तो केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन हालात की समीक्षा करने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बीआरओ की टीम ने लद्दाख में तारीख रकम की है। उन्होंने दुनिया की सबसे तवील सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीआरओ की प्रोजेक्ट हिमांग टीम ने लेह जिले के लिकारू मिग लाफुकचे सड़क पर मिगला दर्रा पर इसे मुकम्मल किया है। ये दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर है। इससे कबल भी ये रिकॉर्ड बीआरओ के नाम था, जो उमलिंग ला में 19,024 फीट पर बनी सड़क थी। ये सड़क हानले सेक्टर में भारत चीन सरहद के पास कायम फुटकेचे गांव तक जाने का तीसरा अहम रास्ता है। ये भारत की सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे लद्दाख सियाहत में बड़ी तब्दीली आएगी। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के लोगों के साथ मजबूती से खड़े होते हुए मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर मुकामी लोगों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पुख्ता ज़मानत दी है। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लद्दाखियों की ज़मीन, वसाइल, रोज़गार और माश का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हुकूमत खित्ते के माहौलियाती निज़ाम और सकाफ़ती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। ताहम पवन कोतवाल ने 24 सितंबर के अलमनाक वाक़े के लिए बराह रास्त बास ग्रोहों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सबसे पुरजोर अपील की कि वो तफ्तीशी अमल को आसानी से आगे बढ़ने दें। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी वाज़ेह किया कि हुकूमत लद्दाख के नौजवानों की अज़ाइम को पूरा करने के लिए पुरज़्म है और जल्द ही बातचीत का अमल दोबारा शुरू करना चाहती है। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वो अहिल्यानगर के लोनी में परवर शुगर फैक्ट्री की तौसी सलाहियत का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरे के दौरान वो पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल और पद्म भूषण बाला साहिब विखे पाटिल के मुजस्समों की नकाब कुशाई करेंगे। दोपहर में वज़ीर दाखिला अमित शाह को कोपर गाँव में मल्टी फर्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ वज़ीर दाखिला शिरडी के मशहूर साईं बाबा मंदिर भी जाने वाले हैं। और मनसवनी लेडीज़ क्लब ने दिल्ली के मोती बाग में 2 रोज़ा दीपोत्सव मेले का एहतमाम किया। इस मेले में क्या खास है, देखिए डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली के मोती बाग में मनसवनी क्लब के ज़ेरे एहतमाम
2 रोजा दीपोत्सव मेला बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। मेले का आगाज मारूफ फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली और पंडित रतन मोहन शर्मा की मधुर क्लासिकी कंपोजिशन से हुआ, जिसने हाज़रीन के दिल को अपनी तरफ राग़िब किया। It's very beautiful. I think it's a great effort, and these ladies are not just homemakers; they are nation builders. दिवाली आने वाली है और ये जो एक हवेली संगीत का एक पद है, देखो ये नदी पन की सुंदराई। इस दीपोत्सव मेले की खास बात सिर्फ तफरी नहीं है, बल्कि मुल्क भर से दस्तकारों और रज़ाकार तंजीमों की शिरकत भी है। CRPF, BSF, ITBP और दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने हाथ से बनी और देसी मसनूआत से भरे स्टॉल्स लगाए। सरकार अच्छे तरीका से गरीब आदमी को उठा रही है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए इन फनकारों की मेहनत और हुनर उनकी मसनूआत में साफ नजर आ रही थी, चाहे वो मिट्टी के लैंप हो, हाथ से बनी आराइशी अशिया हो या फिर रिवायती लिबास। कैसा रिस्पांस आपको मार्केट से? मैम बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे पहले मैंने नोएडा एक्सपो में भी एग्जीबिशन लगाई है, 3 साल से मैं उसमें पार्ट ले रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपना लोकल प्रोडक्ट है सारा, और ये चीड़ की पत्ती का प्रोडक्ट है, तो बिकनेस है जंगल की, उसको हम स्ट्रेंथ बना रहे हैं। मंसूनी क्लब के मेंबरान ने इस अजीम शान तकरीब की तैयारी में महीनों लगा दिए और उनकी मेहनत आज इस मेले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये बहुत ही एक सुंदर माहौल है और हम सब बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी हु इज हियर। इस मेले का एक्सक्लूसिव पार्ट ये कि हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्राथमिकता दी है। आपको हैंडीक्राफ्ट, खाना, डांस, मस्ती, फुल पैकेज मिलेगा। बच्चे, नौजवान और बूढ़े, जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मेले से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के खेल, मौसीकी, खरीदारी और खाने ने मेले को सकाफती जश्न में तब्दील कर दिया। यहाँ सब कुछ स्वदेशी है, बहुत ही अच्छा सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पर इवेंट इज ऑल अबाउट द वाइब, द कलर्स एंड द कल्चर। सांस्कृतिक रूप से ये जगह मुझे हमेशा अच्छी लगती है, मैं हमेशा आती हूँ। आज से इस मेले का शुभारंभ हो गया है, यानी 4 और 5 अक्टूबर को न्यू मोती बाग में आप यहाँ आकर यहाँ के स्वाद, संस्कृति, संगीत और स्वदेशी उत्पाद का जो अनूठा संगम आपको इस मेले में देखने को मिलेगा वो अद्भुत होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो अनूठा साबित होगा। तो देर मत कीजिएगा और इस मनस्वी मेले का हिस्सा अवश्य बनिएगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, TT न्यूज़, दिल्ली। और डिजिटल अदायगी को फ़रोग़ देने और कौमी शाहराहों पर फास्टैग न करने वालों के लिए टोल प्लाजों पर नकद लेन देन को ख़त्म करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ रेट्स रूल्स 2008 में तरमीम की है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक टोल प्लाजों में फास्टैग के बगैर दाखिल होने वाली गाड़ी वाले नकद में जमा करते हैं तो उनसे 2 गुना पैसा लिया जाएगा। इस तरमीम का मकसद फ़ीस वसूल के अमल को हमवार करना, टोल लेन देन में शफाफियत लाना और कौमी शाहराह इस्तेमाल करने वालों के लिए सफ़र को आसान बनाना है। ये ज़ाब्ता 15 नवंबर 2025 से मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल होगा। और शुमाल मशरक़ी बहराए अरब में बनने वाला समुद्री तूफ़ान शक्ति शुमाल मगरबी और मगरबी वस्ता बहराए अरब की जानिब बढ़ रहा है। इसके आज शुमाल मशरक़ और मगरबी वस्त बहराए अरब में पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक शक्ति के असर से मुल्क के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर की सुबह शक्ति दोबारा मुड़कर मशरक़ शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा। और मरकज़ी सेहत की सेक्रेटरी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों, सेहत के सेक्रेटरियों और ड्रग कंट्रोलर्स के साथ खांसी के सिरप के माकूल इस्तेमाल और अद्वियात के मेयार पर तमाम रियासतों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मीटिंग शाम 4 बजे होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मुल्क के कई हिस्सों में मौसम ख़राब हो सकता है। शदीद मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाल मगरबी हिंद में तूफ़ान, भारी बारिश और जालाबारी का इम्कान है। दरियासना शुमाल मशरक़ी बहराए अरब में बनने वाला तूफ़ान शक्ति आज शुमाल मगरबी और मगरबी वस्ता बहराए अरब तक पहुँचने का इम्कान है। इसके असरात की वजह से मशरक़ी भारत में शुमाली बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। 30 से
से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। शुमाल मशरक़ी हिंद में अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जुनूब में केरल में बारिश का इम्कान है। वहीं शुमाल मगरबी हिंद में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मशरक़ी मगरबी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में कुछ ख़ास खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद शफ़ाफ़ इंतखाबी अमल के लिए ताउन तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बिहार की सियासी जमातों के साथ इजलास। छठ पूजा के फ़ौरन बाद एक मरहले में इंतखाबात कराने का तमाम का जोर बताया गया है। और अब नाज़रीन, आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी। बिहार नौजवानों पर मबनी मंसूबों का महवर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में मुनक़दा स्किल कन्वोकेशन प्रोग्राम में नौजवानों पर मबनी मुतादिद स्कीमों का वज़ीर आज़म ने आगाज़ किया और कहा कि आज का हिंदुस्तान हुनर को तरजीह देता है। नीतीश कुमार की सताइश की और काफ़ी हद तक नौजवानों को उन्होंने आगे बढ़ने की तरग़ीब भी दी। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी है, आपको बता दें कि बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर का आइंदा हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा होगा। भारत में पहला ये सरकारी दौरा है उनका और जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। और अब अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां शुरू। आज़मीन के लिए खिदमात के मयार को बुलंद करने की पॉलिसी का ऐलान किया गया है और साथ ही इजलासों में आज़मीन की आमदो रवानगी, क़याम ताम, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलत समेत दीगर मालूमात पर भी मुशावरत की जाएगी। और अब एक और सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हमास अमन के लिए तैयार है। इसराइल गज़ा पर बमबारी फौरी तौर पर रोक दे, ट्रंप का ये बयान है। और साथ ही ज़ैली सुर्खी अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि हमने कौमी तौर पर इत्तफ़ाक़ किया है कि गज़ा का इंतज़ाम गैर जानिबदार अफराद के सुपुर्द किया जाए और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत हो। अवाम के मुस्तक़बिल का फ़ैसला एक कौमी मसला, ये हमास का ये बयान है। लेकिन साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चले, अखबार के मुताबिक इसराइल ने ट्रंप का मुतालबा नज़रअंदाज किया, बमबारी जारी, मजीद 7 अफराद शहीद बताए गए हैं। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। तुर्क सदर की तरफ से ट्रंप की तजवीज़ पर हमास के जवाब का खैर मकदम किया गया है। गज़ा को इंसानी इमदाद फराहम करने और इस नस्लकुशी, इस शर्मनाक सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, टर्की का ये बयान है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली में जारी आलमी पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत ने कल 3 तमगे जीते। भारत की एकता बयान ने ख़वातीन के क्लब थ्रो F51 ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता। वहीं भारत के सुमन राणा मर्दों के शॉट पुट F57 ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। भारत के प्रवीण कुमार ने मर्दों के हाई जंप T64 ज़ुमरे में कांसे का तमगा जीता। ख़वातीन के लॉन्ग जंप T47 इवेंट में भारत की निमिषा चकवांगल पर ने 5.74 मीटर की छलांग लगाकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया, ताहम वो कोई तमगा नहीं जीत सकी। और आज ICC ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इन दिनों भारतीय टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से शिकस्त हुई थी। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।